हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो बेसिकली फैराडेज के दो लॉज आपको पढ़ने होंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में एंड इस पे जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ आपसे क्या कहता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, इसको पहले पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखो फैराडे लॉ आपको ये कहता है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, है ना, तो उस सॉल्यूशन से कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे और किस पे डिपॉजिट होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली क्या करा जाता है कि देखो एक एनोड बनाया जाता है जो कि इम्प्योर मेटल्स का होता है और एक कैथोड बनाया जाता है जो कि प्योर मेटल्स का होता है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका कैटायंस और एनायन में ब्रेक हो जाता है और कैटायंस अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके किस पे डिपॉजिट हो जाता है, तो कैथोड पे जमा हो जाता है। यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको यही बताया जाता है कि उस सॉल्यूशन से कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस सॉल्यूशन में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो कोई भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, है ना। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोड बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो मेटल्स डिपॉजिट होता है वो किस पे होता है, तो वो होता है कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उस सॉल्यूशन में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो देखो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। देखो इसका स्टेटमेंट बोलता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप जितना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। ठीक है, यानी इसका जो कहने का मतलब है ना, हम लोग आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोगों ने W माना है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं उसको W माना है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस सॉल्यूशन से हम लोग कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q होगा। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बिकर हम लोग लिया है, एक बर्तन हम लोगों ने लिया है। देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलिसिस को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो कि यहाँ पे बिकर लिए हम लोगों ने, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले से रखा हुआ है और ये क्या है, इम्प्योर मेटल्स का एनोड बनता है और प्योर मेटल्स का कैथोड बनता है। ठीक है, एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, जब इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये CuSO4 है ना, ये CuSO4 ब्रेक हो जाता है किसमें, कैटायंस और एनायंस में। कैसे ब्रेक होता है, तो देखिए CuSO4 आपका ब्रेक हो जाता है किसमें भाई, तो हो जाता है Cu2+ और SO4 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये कैटायंस जो होता है Cu2+ आयंस, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, कैथोड पे स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये कब होता है, जब हम लोग इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। ये कब होता है, जब हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो देखो जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे तभी कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो टूट जाएगा कैटायंस और एनायंस में, और जो कैटायंस होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके कैथोड पे जमा हो जाएंगे। ये किस बात पे डिपेंड करेंगे, यही फैराडे फर्स्ट लॉ में बताया जाता है कि आप सोल्यूशन से जितना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में कैथोड पे आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी जो भी मेटल्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ से हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि Z है ना, ये W प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है Z, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, सिंपल सा मतलब है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा Z, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं।
तो यही आपका है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो Q बराबर आपको पता होगा, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, Q यानी कि चार्ज बराबर क्या होता है, IT होता है, करंट इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर Q इज इक्वल्स टू IT हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो देखो W इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, ZI इंटू टी। तो ये भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ZIT। यहाँ पे W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड्स। Z क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। I क्या है अमाउंट ऑफ करेंट, जितना इलेक्ट्रो मतलब सॉल्यूशन से हम लोग पास करवा रहे हैं। और T क्या है, टाइम है, मतलब कितने टाइम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उस सॉल्यूशन से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पास कर। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको हर एक बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नो डाउट्स आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोला गया है, करेंट ऑफ 3 एम्पियर पासिंग थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स डिपोजिटेड 4 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन इलेक्ट्रोड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ECE, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को ही शॉर्ट्स में ECE बोला जाता है। देखो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पूछा गया है। अब देखो इसमें दिया क्या क्या है वो आपको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, जो भी डेटा आपको दिए गए हैं उनको पहले आप लिख लें आराम से, फिर देखें आपको क्या फाइंड आउट करना है एंड फिर प्रोसीड करें। ठीक है, हम भी वही करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, इस सॉल्यूशन से हम लोग कितना करंट प्रोवाइड करते हैं, तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो करवाते हैं। देखो I का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 एम्पियर दिया गया है। पासिंग थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स, टाइम कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 20 मिनट्स। ठीक है, ये 20 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 मिनट्स, जब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, डिपोजिटेड 4 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन इलेक्ट्रोड्स, कितना अमाउंट ऑफ कॉपर देखो डिपोजिट होता है 4 ग्राम। तो जो डिपोजिट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, W से डिनोट करते हैं। तो W 4 ग्राम दिया हुआ है ना, 4 ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिट हो रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में Z बोलते हैं, ये हम लोगों को निकालने के लिए बेसिकली बोला गया है। अब देखो हम लोग सबसे पहले फैराडे फर्स्ट लॉ में पढ़े क्या थे, तो फैराडे फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका होता है, Q का। कितना ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा किस पे डिपेंड करता है, तो उसमें कितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए थे तो क्या आया था, ZQ आया था। Z को ही हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोले थे। एंड W इज इक्वल्स टू Z तो ऐसे ही रहेगा, जब Q को हम लोग रख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू IT। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी डिस्कशन करा है। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर इससे रिलेट करो तो आपको निकालना क्या है, Z निकालना है। W दिया हुआ है, देखो W दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे वो आपको दिया गया है। करंट भी दिया गया है कि सॉल्यूशन से हम लोग कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, कितना टाइम के लिए करवा रहे हैं वो भी दिया हुआ है। तो देखो बहुत आसान है एक्चुअली ये क्वेश्चंस। अभी हम लोग को जो दिया है यहाँ पे रख देते हैं डायरेक्टली। W दिया हुआ है, देखो W का वैल्यू 4 रखेंगे, इज इक्वल्स टू Z तो निकालना है, Z ऐसे ही रहेगा। इंटू I कितना दिया हुआ है, तो देखिए I आपका दिया हुआ है 3, तो यहाँ रहेगा 3। इंटू T कितना दिया हुआ है, तो 20 इंटू 60, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 60। तो यहाँ से आपको Z का वैल्यू निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, 4/3 इंटू 20 इंटू 60। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 इंटू 60। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आप कैल्सी में रखेंगे एंड वैल्यू देखेंगे आपको कितना आता है। तो जब आप कैल्सी में रख के सॉल्व करेंगे तो Z की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1.11 इंटू 10 पे पावर -3। लेकिन यहाँ पे यूनिट्स क्या होगा वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे Z का जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसका SI यूनिट क्या होगा, इसके साथ क्या लिखेंगे, तो देखो कुछ करना नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे जो डायरेक्टली वैल्यू पुट करे तो उसके साथ यूनिट के साथ जब वो पुट करके रखेंगे तो यहाँ पे फाइनली आपको पता चलेगा कि इसका SI यूनिट क्या होगा। तो देखो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे जो 4 था वो क्या था, ग्राम था, जो बेसिकली वेट था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था। तो ये पे क्या है, ये ऊपर में 4 ग्राम था और नीचे में देखो ये 3 क्या है, 3 एम्पियर है, ये तो करंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर इनटू। अब देखो यहाँ पे जो ये 20 इंटू 60 है, किसका वैल्यू है, टाइम का वैल्यू है, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब देखो ये ग्राम नीचे में एम्पियर इंटू सेकेंड्स आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर को हम कूलम पर सेकेंड्स
एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड। देखो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है। अगर यहाँ पे हमको किसका ऐसा यूनिट लिखना है, देखो करंट का लिखना है, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/T, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और टाइम का क्या होगा, सेकंड्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जो करंट है उसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं बदल के, एम्पियर को बदल के हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड्स। तो यहाँ पे आपका सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली जो मिलेगा क्या मिलेगा, ग्राम पर कूलम। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1.11 इंटू 10⁻³ ग्राम पर कूलम, यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें जरूर बताएं, हम आपको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फैराडे सेकंड लॉ के साथ, एंड उस पर भी हम लोग प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।